Assalamu alaikum and welcome to Mehraj Sir's YouTube चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चैप्टर 4 है क्लास 10th हिस्ट्री का, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे पहले जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि इस चैप्टर में से आपको एग्ज़ाम में 5 मार्क्स आएंगे। ठीक है, इस चैप्टर के 5 मार्क्स है। दूसरी चीज़ जो आप याद रखोगे कि आपको चॉइस है जेके बॉस जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है उसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें आपको चॉइस है, या तो आपको राइज ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ना है, यानी राइज ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड वो वाला चैप्टर, या आपको ये वाला चैप्टर पढ़ना है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, ये चैप्टर 4, यानी चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में से आपको चॉइस है, या तो आप चैप्टर 4 पढ़ोगे या चैप्टर 3 पढ़ोगे, और जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे उसके 5 मार्क्स आपको एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, और ये वाला चैप्टर जो है ये बेटर रहेगा अगर आप ये चूज़ करते हो तो राइज ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड से ये ज़्यादा इजी रहेगा और बेटर आपके लिए रहेगा। तो इसी के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आप एक्सप्लेन द फॉलोइंग, आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। विमेन वर्कर्स इन ब्रिटेन अटैक्ड द स्पिनिंग जिनी। ठीक है, विमेन वर्कर्स जो इंग्लैंड में थी उन्होंने स्पिनिंग जिनी पे अटैक क्यों किया, ये आपको इसका आंसर देना है। तो क्या हुआ, जेम्स हारग्रीव्स डिज़ाइनड द स्पिनिंग जिनी इन 1764। 1764 में जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जिनी जो है डिज़ाइन की थी। इससे क्या था, थ्रेड बनाया जाता था, धागे बनाए जाते थे। दिस मशीन स्पीडेड अप द स्पिनिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस्ड द डिमांड फॉर लेबर। इससे स्पिनिंग प्रोसेस तेज़ हो गई और फिर डिमांड फॉर लेबर जो है, लेबर की डिमांड कम हो गई। बाय द यूज़ ऑफ दिस मशीन a single worker could turn a number of spindles and spin several threads at a time। अब तेज़ी से एक वर्कर जो है काम कर सकता था और बहुत सारे धागे बना सकता था। ड्यू टू दिस many weavers would lose employment। इसकी वजह से बहुत सारे वीवर्स जो थे उनके पास एम्प्लॉयमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फिर नहीं रही। ठीक, the women workers who depended on hand spinning began to attack the new machines as these machines snatched employment opportunities। अब women workers जो थी, जो डिपेंड करती थी इन्हीं जो हाथों से थ्रेड बनाती थी, उन्होंने स्पिनिंग जिनी पे अटैक करना शुरू किया क्योंकि उनकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी वो स्पिनिंग जिनी की वजह से ही ख़त्म हुई। इसी वजह से उन्होंने इस पे अटैक करना शुरू किया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है, in the 17th century, merchants from the towns in Europe began employing peasants and artisans within the villages। तो 17th century यूरोप में क्या होता है, जो ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, उन्होंने पीजेंट्स और आर्टिजन्स को एम्प्लॉय किया विलेजेस में, गाँवों में ही जो है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। आपको ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह है, वर्ल्ड ट्रेड एक्सपेंडेड एट अ वेरी फास्ट रेट ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरीज। 17th और 18th सेंचुरीज में क्या हुआ, वर्ल्ड ट्रेड बहुत ज़्यादा फास्टली एक्सपेंड हुआ, ग्रो हुआ। द कंट्रोल ओवर कॉलोनीज वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन डिमांड। इस डिमांड की वजह क्या थी, यानी कॉलोनीज में क्या हुआ था, कॉलोनीज में जो है कॉलोनियल कंट्रोल जो है कॉलोनीज पे कंट्रोल किया था कि उन्होंने यूरोपियंस ने, ये भी रेस्पॉन्सिबल था इस इंक्रीज के लिए। ठीक है, द प्रोड्यूसर्स कुड नॉट एक्सपेंड द प्रोडक्शन इन द टाउन्स। प्रोड्यूसर्स जो थे उन्होंने टाउन्स में जो है प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सके। क्यों टाउन्स में क्यों नहीं हुआ, बिकॉज द ट्रेड गिल्ड्स वर पावरफुल। वहाँ पे ट्रेड गिल्ड्स बहुत पावरफुल थे। दीज वर द एसोसिएशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स दैट रिस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ न्यू पीपल इनटू द ट्रेड। अब ये ट्रेड गिल्ड्स कौन थे, ये एसोसिएशंस थी प्रोड्यूसर्स की, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे, नए जो लोग इस ट्रेड में आते थे उन पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। द रूलर्स ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड्स द मोनोपोली राइट टू प्रोड्यूस एंड ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। अब रूलर्स जो उस टाइम के थे उन्होंने इन ट्रेडिंग गिल्ड्स को मोनोपोली राइट्स दिए थे। हाँ, ठीक है, इसलिए उनका ही कंट्रोल रहता था, एक तो प्रोडक्शन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स पे, दूसरा इनके ट्रेड में इन्हीं की मोनोपोली रहती थी। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइनड बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। यानी 18th सेंचुरी के एंड तक
पोर्ट ऑफ सूरत जो है वो डिक्लाइन हो गया। आपको लिखना है क्यों उसकी इम्पोर्टेंस डिक्लाइन हुई, ठीक है। इसका आंसर लिखेंगे, सूरत हैड बीन इम्पॉर्टेंट पोर्ट फॉर इंडियन ट्रेडर्स। इंडियन ट्रेडर्स के लिए सूरत जो है एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था। द यूरोपियन कंपनीज वर गेनिंग पावर बाय सिक्योरिंग ए वेराइटी ऑफ कंसेशंस फ्रॉम द लोकल कोर्ट्स। और लेटर ऑन क्या हुआ, यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनीज थी वो पावरफुल बनती गई, उन्होंने कंसेशंस, ठीक है, उन्होंने कंसेशंस हासिल की थी फ्रॉम लोकल जो रूलर्स थे यहाँ से उनके हाथों। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर इंडियन मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू फेस द competition एज द मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज हैड ह्यूज रिसोर्सेज। अब इंडिया के जो ट्रेडर्स थे उनके लिए इस कंपटीशन का सामना करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी और ट्रेडिंग कंपनीज उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, मोनोपोली उनके हाथ में थी। सम ऑफ द यूरोपियन कंपनीज गॉट द मोनोपोली राइट्स टू ट्रेड इनटू इंडिया, ठीक है। कुछ यूरोपियन कंपनीज जो थी उनको क्या मिला, उनको मोनोपोली राइट्स मिले इंडिया में ट्रेड करने के लिए। ऑल दिस रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ सूरत बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। इसी की वजह से जो सूरत ट्रेडिंग पोर्ट था या सूरत पोर्ट जो था 18th सेंचुरी के एंड तक उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई। सूरत एंड हुगली डिकेड वाइल बॉम्बे एंड कलकत्ता ग्रेव। सूरत और हुगली जो ट्रेडिंग पोर्ट्स थे वो डिके हो गए, उनकी इम्पोर्टेंस कम हो गई, जबकि बॉम्बे और कलकत्ता की इम्पोर्टेंस इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हमें एक्सप्लेन करना है, फोर्थ पॉइंट, वो है द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड गोमश्ताज टू सुपरवाइज वीवर्स इन इंडिया, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने गोमश्ताज को इंडिया में अपॉइंट किया, ठीक, कमीशन किया, किस लिए, इंडिया में वीवर्स को सुपरवाइज करने के लिए, उन पे सुपरविजन रखने के लिए। तो इसका आपको जो है एक्सप्लेनेशन देनी है। द कंपनी ट्राई टू एलिमिनेट एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स कनेक्टेड विद द क्लॉथ ट्रेड। क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने कोशिश की जो इंडिया का क्लॉथ ट्रेड है उसके साथ जो इंडियन ब्रोकर्स थे, एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स थे, उनको एलिमिनेट करने के लिए, उनको कंपटीशन से बाहर निकालने की कोशिश की थी, किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। एज अ रिजल्ट उन्होंने क्या किया, एंड एस्टैब्लिश्ड मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर्स। तो इंडिया के जो वीवर्स थे उन पे डायरेक्ट कंट्रोल उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। इट अपॉइंटेड अ पेड सर्वेंट कॉल्ड गोमश्ता टू सुपरवाइज वीवर्स। उसने एक पेड सर्वेंट, एक ऐसा सर्वेंट अपॉइंट किया जिसको वो पे करते थे, सैलरी देते थे, उसको गोमश्ता कहते थे, ठीक है। ही कलेक्टेड द सप्लाईज एंड एग्जामिनेड द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ। ये गोमश्ता क्या करता था, ये सप्लाईज कलेक्ट करता था वीवर से और क्वालिटी ऑफ क्लॉथ भी देखता था, किस क्वालिटी का ये क्लॉथ बन रहा है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है, इट इज़ राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। आपको देखना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये वाला अब करने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेटमेंट जो है, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी 80% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स इन यूरोप वाज एम्प्लॉयड इन टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। आप ने पढ़ा होगा ये चैप्टर, तो ये सीधे से लगता है फॉल्स है। ये कह रहा है कि 19th सेंचुरी के एंड में 80% जो टोटल वर्क फोर्स इन यूरोप था वो एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयड था। ये फॉल्स है, क्योंकि अभी भी ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी चल रही थी यूरोप में और इंग्लैंड में, ठीक है। तो दूसरा जो है, द इंटरनेशनल मार्केट फॉर फाइन टेक्सटाइल्स वाज डोमिनेटेड बाय इंडिया टिल द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी तक जो इंटरनेशनल मार्केट था फाइन कॉटन टेक्सटाइल्स, वहाँ इंडिया की ही ज़्यादा चलती थी। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ठीक है। तो इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट जो है, द अमेरिकन सिविल वार रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ कॉटन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। जो अमेरिकन सिविल वार हुआ उसकी वजह से इंडिया से कॉटन एक्सपोर्ट्स जो थे, रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स, वो क्या हुए, डिक्लाइन हुए। ये फॉल्स है, बल्कि इसका उल्टा रियल में हुआ था, वो इंक्रीज हुए थे। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ स्टेटमेंट जो आपको देखना है ट्रू है या फॉल्स। द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लाई शटल एनेबल्ड हैंडलूम वर्कर्स
टू इम्प्रूव दियर प्रोडक्टिविटी, यानी जो फ्लाई शटल इंट्रोड्यूस हुआ था उसकी वजह से हैंडलूम वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हुई। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए ये ट्रू है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमें अब करना है, एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये एक शॉर्ट आंसर आ सकता है। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर आ सकता है। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की मीनिंग आपको देनी है। तो आंसर इस तरह है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज अ पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। यानी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड नहीं आया था, उससे पहले जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई थी यूरोप पे या इंग्लैंड में, उससे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या था, इवन बिफोर द फैक्ट्रीज बिगेन टू अपीयर इन इंग्लैंड देयर वाज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट। यानी इंडस्ट्रीज़ बनने से पहले, मशीनस फैक्ट्रीज बनने से पहले भी इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट्स की काफ़ी डिमांड थी। दिस वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन भी काफ़ी हो रही थी और ये प्रोडक्शन जो थी ये फैक्ट्रीज से नहीं हो रही थी। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्ट ऑफ द गुड्स वर हैंड मैन्युफैक्चर्ड। इस टाइम पीरियड में, यानी प्रोटो इंडस्ट्रियल पीरियड में क्या था, ये सारी चीज़ें जो थी हाथ से नहीं, ये हाथ से बनती थी, मशीनों से नहीं बनती थी। एंड ट्रेनड क्राफ्ट्स पर्सनस फॉर द इंटरनेशनल मार्केट। कौन इन्हें प्रोड्यूस करता था, जो ट्रेनड, मैन्युफैक्चर्ड बाय ट्रेनड क्राफ्ट्स पर्सन, यानी मैन्युफैक्चर इनको करते थे जो ट्रेनड क्राफ्ट्स पर्सन होते थे, कारीगर होते थे, वही इन चीज़ों को बनाते थे इंटरनेशनल मार्केट के लिए। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपको एक्सप्लेन करना है, वाई सम इंडस्ट्रियलिस्ट्स इन 19th सेंचुरी यूरोप प्रेफर हैंड लेबर ओवर मशीनस। 19th सेंचुरी यूरोप में अभी भी कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे इंग्लैंड में जो हैंड लेबर को प्रेफर कर रहे थे ओवर मशीनस। आपको इसका आंसर लिखना है, इन 19th सेंचुरी यूरोप सम ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट्स प्रेफर्ड हैंड लेबर ओवर मशीनस बिकॉज, यानी रीज़न क्या थे, क्यों कुछ लोग अभी भी हैंड लेबर को प्रेफर कर रहे थे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, एग्जाम ओरिएंटेड, ये आप याद रखोगे। तो रीजंस क्या थे, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मशीन्स वर एक्सपेंसिव एंड अनरिलायबल। अब नई टेक्नोलॉजी जो आ रही थी, मशीन्स आ रही थी, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, ज़्यादा महंगी थी और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कुछ मशीन्स जो है टूट जाती थी। आगे भी हम देखेंगे और ये रीजंस। मशीन्स ऑफन ब्रोक डाउन एंड रिपेयरिंग देम वाज एन एक्सपेंसिव अफेयर। जो मशीन्स होती थी ये अक्सर टूट जाती थी और उन्हें रिपेयर करना बहुत महंगा होता था। पुअर पीजेंट्स एंड माइग्रेंट्स मूव टू सिटीज़ इन लार्ज नंबर्स इन सर्च ऑफ जॉब्स। एज ए रिजल्ट देयर वाज अ लार्ज पूल ऑफ लेबरर्स अवेलेबल फॉर चीप लेबर। क्या होता था, जो पुअर पीजेंट्स और माइग्रेंट्स थे वो सिटीज़ की तरफ चले गए और सिटीज़ में बहुत ज़्यादा लेबर अवेलेबल था। जब लेबर अवेलेबल था, इसकी वजह से क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे या जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो क्या करते थे, वो लेबर ही प्रेफर करते थे इंस्टेड ऑफ मशीनस। इन सीजनल इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियलिस्ट्स प्रेफर्ड हैंड लेबर एम्प्लॉइंग वर्कर्स ओनली फॉर द सीजन व्हेन इट वाज नीडेड। ठीक है, अब कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनमें काम जो होता था सीजनल होता था, सीजनल प्रोडक्शन होती थी, किसी एक सीज़न में उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड होती थी, इसलिए वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट्स उसी सीज़न के लिए हायर करते थे लेबर और वो मशीन्स खरीदना नहीं चाहते थे। ठीक है, द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड इन द मार्केट कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन्स अवेलेबल एट द टाइम। और कुछ ऐसी भी बहुत सारी वैरायटीज़ थी प्रोडक्ट्स की जो मशीन्स की मदद से उस टाइम पे नहीं बन सकती थी, और जो सिर्फ हाथ से, वो प्रोडक्ट सिर्फ हाथ से बनते थे, इसीलिए हैंड लेबर को प्रेफर किया जाता था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आपको इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोक्योर रेगुलर सप्लाईज ऑफ कॉटन सिल्क टेक्सटाइल्स फ्रॉम इंडियन वीवर्स। यानी इंडियन वीवर्स से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कैसे रेगुलर कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स की जो है सप्लाई कैसे प्रोक्योर की, कैसे उन्होंने सिक्योर की रेगुलर सप्लाईज ऑफ सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल्स फ्रॉम इंडिया। इसका आपको आंसर लिखना है। तो इसका आंसर इस तरह है,
The East India Company adopted various steps to ensure regular supplies of cotton and silk textiles. कुछ स्टेप्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाए थे ये यकीनी बनाने के लिए ताकि उन्हें रेगुलर सप्लाईज मिल सकें किनकी, कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स की। तो इस कौन से स्टेप्स उन्होंने उठाए थे, स्टेप्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला था दे एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पावर टू असर्ट अ मोनोपोली ऑन द राइट टू ट्रेड। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब पॉलिटिकल पावर इंडिया में हासिल किया बैटल ऑफ बक्सर 1764 के बाद, जब उन्हें यहाँ पे पॉलिटिकल पावर मिला उसके बाद उन्हें एक मोनोपोली राइट हासिल हुआ। ठीक है, मोनोपोली राइट के बाद उनका ही राइट रहा यहाँ की ट्रेड पे, अब वही ट्रेड करते थे। The company tried to eliminate the existing traders and brokers with the cloth and establish डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर्स। कंपनी क्या करना चाहती थी, उन्होंने ये किया, और जो पहले लोग एसोसिएटेड थे इस क्लॉथ ट्रेड के साथ उनको कंपनी ने एलिमिनेट किया। ठीक है, बाहर निकाला, कंपटीशन को ख़त्म किया। इट अपॉइंटेड पेड सर्वेंट्स कॉल्ड द गोमश्ताज। इसने कुछ पेड सर्वेंट्स को अपॉइंट किया, कुछ मुलाजमों को अपॉइंट किया जिनको गोमश्ताज कहते थे, और उनका काम क्या था, टू सुपरवाइज वीवर्स, वो सुपरवाइज करते थे वीवर्स को। कलेक्ट सप्लाईज एंड एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ, वो सप्लाईज को कलेक्ट करते थे और क्वालिटी ऑफ क्लॉथ को भी देखते थे। इस तरह कंट्रोल किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इट प्रिवेंटेड द कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर्स। यानी जो कंपनी के साथ डील कर रहे थे वीवर, कंपनी ने क्या किया, उनको रोका बाकी कंपनीज के साथ या बाकी खरीदारों के साथ इंटरेक्ट करने से। वंस एन ऑर्डर वाज प्लेस्ड द वीवर्स वर गिवन लोन्स टू परचेज द रॉ मटेरियल। जब ऑर्डर देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी किसी वीवर को, प्रोड्यूसर को जब ऑर्डर देते थे तब वो क्या करते थे, वो लोन देते थे उन लोगों को, तो उस लोन की मदद से ये वीवर जो था रॉ मटेरियल खरीदता था। दोज हु टुक लोन्स हैड टू हैंड ओवर द क्लॉथ दे प्रोड्यूस्ड टू द गोमश्ताज ऑनली। अब जिसने लोन लिया उसको ये अपना क्लॉथ जो बनाया उसने, वो किन को बेचना पड़ता था, सिर्फ इन्हीं गोमश्ताज को, जो कंपनी के गोमश्ताज होते थे। दे कुड नॉट टेक इट टू एनी अदर ट्रेडर, वो ये क्लॉथ किसी और ट्रेडर को नहीं बेच सकते थे। ठीक है, इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने मोर डायरेक्ट कंट्रोल किया किन पे, इंडिया के वीवर्स पे, ताकि उनको सप्लाईज मिल सके इंडिया के कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स की। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको इसका आंसर लिखने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है, इमेजिन दैट यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट एन आर्टिकल फॉर एन एनसाइक्लोपीडिया ऑन ब्रिटेन एंड द हिस्ट्री ऑफ कॉटन। ठीक, राइट योर पीस यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एंटायर लेसन। यानी आपको क्या, अगर आपको एक काम दिया जाता है कि एक आर्टिकल लिखना है फॉर एन एनसाइक्लोपीडिया ऑन ब्रिटेन, एनसाइक्लोपीडिया ऑन ब्रिटेन एंड हिस्ट्री ऑफ कॉटन, इस पे आपको एक आर्टिकल लिखना है। आपको जो इस चैप्टर में इंफॉर्मेशन दी गई है उसको यूज़ करना है। ठीक है, आपको यही एक एनसाइक्लोपीडिया इस पे आर्टिकल लिखना है। तो इसको आप इस तरह लिखोगे, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो नहीं है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर, इस क्वेश्चन में जो आपको याद रखने हैं। तो ये आंसर आप इस तरह लिखने की कोशिश करोगे, द फॉलोइंग इन्वेंशंस इन द 18th सेंचुरी इंग्लैंड आर इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स इन द हिस्ट्री ऑफ कॉटन। यानी कौन सी माइलस्टोन्स इंपॉर्टेंट है वो आप सीरियल वाइज लिखोगे। नंबर 1, जेम्स हारग्रीव्स इन्वेंटेड द स्पिनिंग जेनी इन 1764, दिस स्पीडेड अप स्पिनिंग वर्क सिग्निफिकेंटली। ठीक है, पहले जेम्स हारग्रीव्स की स्पिनिंग जेनी के बारे में। दूसरा, जॉन की इन्वेंटेड फ्लाइंग शटल इन 1769 विच स्पेड अप द वीविंग प्रोसेस। अब फ्लाइंग शटल जो जॉन की ने इन्वेंट की थी 1769 में, उससे भी वीविंग प्रोसेस जो है वो बहुत इंक्रीज हुई। ठीक है, तो इसके बाद आप पॉइंट नंबर 3 लिखोगे। पॉइंट 3 में आप क्या लिखोगे, रिचार्ड आर्कराइट इम्प्रूव्ड द स्पिनिंग जिनी इन 1769 so that it could be run by water power. He called it the water frame. रिचार्ड आर्कराइट ने इसी स्पिनिंग जिनी को 1769 में इम्प्रूव किया
ताकि ये वाटर पावर पे चले, वाटर की मदद से चले, और इसको इसने वाटर फ्रेम का नाम दिया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आप लिखोगे इन 1785 एडमंड कार्टराइट इन्वेंटेड द पावर लूम। और जो एडमंड कार्टराइट है उसने पावर लूम इन्वेंट की, विच यूज्ड स्टीम पावर फॉर बोथ स्पिनिंग एंड वीविंग। इसमें स्पिनिंग और वीविंग दोनों में जो है स्टीम पावर यूज़ होता था। पॉइंट 5 आप लिखोगे द यूज़ ऑफ स्टीम पावर प्लेड ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन रनिंग कॉटन मिल्स। कॉटन मिल्स में इस स्टीम पावर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल्स इंक्रीज्ड इन ए वेरी शॉर्ट टाइम एंड विद लेस मैनुअल लेबर। और इसकी वजह से प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज हुई और लेबर भी इसमें कम आया। एट द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी देयर वर नियर अबाउट 321 स्टीम इंजन्स इन इंग्लैंड। तो बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में लगभग कितने 321 स्टीम इंजन्स इंग्लैंड में थे, आउट ऑफ विच 80 वर यूज्ड इन द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। और इसमें से अक्सर जो थे 80 स्टीम इंजन्स वो यूज़ होते थे कॉटन टेक्सटाइल मिल्स में। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है हमेशा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, तो आप इसको कतई नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। वाई डिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ फ्रॉम 1914 टू 1918, उसके दरमियान इंडिया की जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ क्यों हुई, आपको इसी का आंसर लिखना है, रीज़न लिखना है। ठीक है, आंसर इस तरह है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। यानी फॉलोइंग रीजन्स की वजह से इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे इंक्रीज हुई, इन रीजन्स की वजह से। द ब्रिटिश मिलर्स वर बिजी विद वार प्रोडक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ आर्मी। क्योंकि ब्रिटिश मिलर्स जो थी वो बिजी थी इन वार प्रोडक्शन, ठीक है, ताकि आर्मी की नीड्स को फुलफिल किया जाए। 10 मैनचेस्टर इम्पोर्ट्स टू इंडिया डिक्लाइनड। और मैनचेस्टर क्लॉथ जो था वो इंडिया में उसका इंपोर्ट डिक्लाइन हुआ। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे, विद द डिक्लाइन ऑफ इम्पोर्ट सडनली इंडियन मिलर्स हैड अ वास्ट मार्केट टू सप्लाई। अब इंडिया में चूंकि ब्रिटिश जो है प्रोडक्ट्स वो नहीं आ रहे थे, इंडिया का मार्केट जो था उसमें डिमांड हुई किनकी, इंडियन प्रोडक्ट्स की। As the war prolonged, Indian factories were called upon to supply war needs also, such as jute bags, cloth for uniforms of soldiers, tents, leather boots, etc. ठीक है, जब वार प्रोलॉन्ग होता गया, जंग जब आगे आगे चलता गया, सालों साल इसका टाइम जो है होता गया, बढ़ता गया, ठीक, तवील होता गया, तो इसकी वजह से इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को डिमांड मिली सप्लाईज़ की, ताकि इंडिया के जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्रोड्यूस करें जूट बैग्स, क्लॉथ फॉर यूनिफॉर्म्स ऑफ सोल्जर्स, टेंट्स, लेदर बूट्स एट्सट्रा। ठीक है, ये इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ थी इनको प्रोड्यूस करना था ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक, अब लास्ट पॉइंट जो आप लिखोगे, न्यू फैक्ट्रीज वर सेटअप एंड ओल्ड वंस ऑर्गेनाइज्ड मल्टीपल शिफ्ट्स। अब डिमांड चूँकि बढ़ चुकी है इसलिए नई नई फैक्ट्रीज इंडिया में डाली गई, और जो पुरानी फैक्ट्रीज थी उनमें मल्टीपल शिफ्ट्स होते थे, ज़्यादा काम होता था। ड्यूरिंग द वार ईयर्स इंडियन इंडस्ट्रीज़ बूमड। और वार ईयर्स जो थे 1914 से 1918 तक इंडिया की इंडस्ट्रीज जो थी वो बहुत ज़्यादा बूम हुआ, उनमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। ओवरऑल द फर्स्ट वर्ल्ड वार गेव अ बूस्ट टू इंडियन इंडस्ट्रीज़। ओवरऑल हम कह सकते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था 1914 से 1918 तक, इससे इंडियन इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी बूस्ट मिला, ठीक है, काफ़ी डेवलप हुई और इनमें प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई। तो ये चैप्टर 4 था हिस्ट्री पोर्शन में से, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा ताकि आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सको। अस्सलाम वालेकुम, विश यू ऑल द बेस्ट।